नमस्कार साथियों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आज आपका स्वागत है। हम पूर्व की भांति आज फिर ज़िंदगी पर बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं, बल्कि बेहतर ज़िंदगी कैसे बनाएंगे उसके लिए आज हम फिर से संवाद की स्थिति में आप सबके बीच में खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और जो जीवन कौशल का जो पार्ट है, लाइफ स्किल का जो पार्ट है, इसको ज़रूर समझें, क्योंकि आज ये हमारा तीसरा संस्करण है लाइफ स्किल का और वो हम लोग आपके बीच में रखने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने किया है उसके बाद की जो चर्चा है वो हम आज से शुरुआत करते हैं। जैसे जिम्मेदारी है, संगठित जीवन है, सफलता और उसके प्रयास है, सुनियोजित जीवन का है, संतुलित जीवन कैसे तैयार करेंगे, आत्मविश्वास कैसे पैदा करेंगे, संकल्प के साथ में संकल्प शक्ति को कैसे मजबूत करेंगे, स्वाभिमान, अभिप्रेरणा, दृढ़ता और नेतृत्व, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। इन सब के लिए हमारे बीच में हमारी साथी हैं सुनीता जी। सुनीता जी, आपका स्वागत है आज का लाइव प्रोग्राम में। और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का शुरुआत करें और आपने जिस तरह पिछले शो में आपने जिस तरह अपना सहयोग दिया है और लोगों को एक नई सीख दिया है, एक नया रास्ता दिखाया है, एक नई दिशा दिया है, हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सुनीता जी। मैं पहले तो सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। साथ ही दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमने जो पहले 2 सेशन हमारे हो चुके हैं मंडे टू मंडे लाइफ स्किल पर, तो मैं दूसरे सेशन में जो किया था हमने उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगी फिर से, क्योंकि पिछला बोलना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोगों को रिमाइंड हो जाए कि हमने पिछली बार क्या बताया है। जैसे कि परिवर्तन पर बात हुई थी हमारी, ग्रुप बच्चों को लेकर जो परिवर्तन होते हैं, उनका विकास को लेकर जो परिवर्तन होते हैं, उस पर बात हुई थी जी। आत्मविश्वास पर भी बात हुई थी कि बच्चों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, आत्मविश्वास पे उनका बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी करे तो उनका आत्मविश्वास रहना चाहिए। बिल्कुल। और विश्वास को लेकर भी बात हुई थी कि जैसे बच्चे जो छोटे हैं अपने पेरेंट्स पे विश्वास करते हैं, टीचर्स पे विश्वास करते हैं, तो वो चीज़ बना रहना चाहिए। अधूरे सपने जो पेरेंट्स के रह जाते हैं, अधिकतर पेरेंट्स ये करते हैं कि बच्चों पर अपने सपने पूरे करने की सोचते हैं, तो हमने इस पे भी बताया था। और अडोल्सन ग्रुप को लेकर बात हुई थी कि किशोरी अवस्था में जो भी होता है, हमने उस पर भी चर्चा की थी। एज ग्रुप में चर्चा की थी कि एज आते आते जो फर्स्ट एज होती है, सेकंड एज होती है, उसमें हमने क्या क्या बताए थे एज को लेकर, उस पर भी हमने चर्चा की थी। और जैसे कि आप सर कुछ ज़रूर। अभी चूँकि हम लोग परिवर्तन, आत्मविश्वास, विश्वास, अधूरे सपने, इन सब में बहुत विस्तार के साथ में चर्चा किया था। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने, जितने भी दर्शक हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, उनको भी समझ में आया होगा कि हमारे जीवन के लिए ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में वर्तमान में जो युवाओं के प्रति या बच्चों के प्रति जो आत्महत्या की जो प्रक्रिया बढ़ रही है, डिप्रेशन के में ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका शैक्षणिक और बौद्धिक जो जीवन है वह कहीं ना कहीं व्यथित होता जा रहा है। एक दिशा से भटकाव की जो दिशा होती है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। उन सभी चीज़ों को लेकर के हम आज जो है इसको अभी तक जो चर्चा किए हैं वो है। आज हम लोग जिम्मेदारी पे बात करने वाले हैं, तो हम चाहते हैं सुनीता जी, जिम्मेदारी पे आपकी क्या राय है, आप दर्शकों के बीच में रखें। जिम्मेदारी हमारी सबसे पहले खुद से होनी चाहिए, क्योंकि अगर जिम्मेदार के प्रति हम जिम्मेदारी होंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिम्मेदार एक उस पौधे की तरह है जिसमें खाद देने से वो पौधा फल की तरह होता है। अगर हम अपने जिम्मेदारी को सफल बनाते हैं, कुछ जिम्मेदारियां लेते हैं, तो हमारा विकास होता है, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं जिम्मेदारी से, और आगे भी लाइफ में बहुत काम आते हैं जिम्मेदारी। बिल्कुल। जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है, हम खासकर जिम्मेदारी से भागते हैं जी। और ये भागने की जो प्रक्रिया है ये बचपन से शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका स्कूल में आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद अक्सर आप कहते हैं, जब फेल हो जाते हैं या कम अंक आते हैं, तो अक्सर बहाने देखने को मिलते हैं, यही कहते हैं कि अरे जो सब्जेक्ट में था वो तो आया ही नहीं, जो किताब में था वो तो आया ही नहीं, बहुत ज़्यादा करेंगे तो टीचर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं। एक्चुअल क्या है ना कि यह सब बोल के हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जी। खासकर हम लोग देखते हैं टीचर की भी यहाँ पर जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हमें जिम्मेदारी को 3 भागों में बांटना होगा। पहला भाग हमारा है खुद की जिम्मेदारी। खुद की जिम्मेदारी का मतलब कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ,
जी ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? पहली जिम्मेदारी अपने लिए, जी दूसरी जिम्मेदारी स्कूल के लिए। मैं जिस मेज़ पे बैठा हूँ, जिस कुर्सी में बैठा हूँ, इस मेज़ की कुर्सी में मैं इसको तोड़ दूँ, जी ये मेरी जिम्मेदारी है? या मैं इसको सेफ रखूँ क्योंकि कल फिर मुझे बैठना है, मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है? मैं इसमें स्याही गिरा दूँ या इसको स्याही लेकर के इसको पोत दूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है? या इसको साफ रखना भी मेरी ही जिम्मेदारी है? ठीक है, आपके स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपके मेड हैं, आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो साफ सफाई का काम देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन की यदि जिम्मेदारी है तो छोटी छोटी जिम्मेदारियों को भी हमें एहसास कराना होगा। और ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है कि माता पिता अपने बच्चों को कितना प्रेरित कर पाते हैं। दूसरी जिम्मेदारी माँ बाप की है। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से भी हटते हैं और फिर कहते हैं बच्चा कमज़ोर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है जब माँ बाप की कमज़ोरी की हम लोग बात करते हैं तो माँ बाप की जब कमज़ोरी कहाँ पे आती है? बच्चा स्कूल कब जा रहा है माँ बाप को पता नहीं है। मैं आपको एक कठिन बात बताए दे रहा हूँ कि अभी आप जितने दर्शक हैं, आप सुन रहे होंगे, तो आप ज़रा अपने आप में देखिएगा कि आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है, जिस ट्यूशन में पढ़ने जाता, सॉरी क्लास नहीं, जिस ट्यूशन में पढ़ने जाता, चूँकि कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का रिकॉर्ड सरकार के पास है, लेकिन जिस ट्यूशन में, जिस अलग से इंस्टीट्यूट में जिस आप बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मैं आपको गारंटी के देता हूं कि लगभग 99% लोगों को पता नहीं होगा कि वो कोचिंग सेंटर वाला टीचर कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कितना पढ़ा लिखा है, या फिर उसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, यानी उसकी बैकग्राउंड स्थिति कितनी मजबूत है, ये हमें शायद है पता हो। हम अपनी पर जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अगर हम अपनी ऐसी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो सुनीता जी ये याद रखिएगा कि हम कभी नहीं कह सकते कि हम जिम्मेदार पर्सन हैं, क्योंकि हम उसकी फीस पे कर रहे हैं, हर महीने की फीस कर रहे हैं। जब हम हर महीने की उसको फीस दे रहे हैं तो हमें ये देखना होगा उस फीस का फ़ायदा क्या है, उस फीस को हम कितना पे कर पा रहे हैं, या हम अगर पे कर रहे हैं तो हम उसकी जानकारी कितना अपने पास। कल के दिन वो भाग जाए, कल के दिन हमारे बच्चे के साथ गलत हरकत कर जाए, या कल के दिन वो कुछ ले करके या बच्चे के साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना करके चला जाए, आप किसको पकड़ेंगे? आप कहेंगे ट्यूशन टीचर, ट्यूशन टीचर, ट्यूशन टीचर। मतलब क्या ट्यूशन टीचर? तो मुझे लगता है आपके बच्चे जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं, जिन जिन ट्यूशन टीचर में पढ़ रहे हैं, के पास पढ़ रहे हैं, आपको बायोडाटा वो आपके पास होना चाहिए। जिस तरह सरकार ने किराएदार रखने के लिए एक गाइडलाइंस बनाई है कि अगर आपका बच्चा आपके अपने मकान में अगर कोई किराएदार रख रहे हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए जी। अगर पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए तो जिस टीचर के पास में आप स्कूल के बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए उसका पुलिस वेरिफिकेशन। और आपको करवाना चाहिए कि मैं इस टीचर के पास से बच्चा भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, इसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये बच्चा कहाँ का है, ये कौन है, कहाँ पढ़ा रहा है, कहाँ का रहने वाला है, पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के बच्चे को भेज सकते हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो ये गारंटी देते हैं कि आपके बच्चे के साथ में कभी अनहोनी घटना नहीं होगी। तो जिम्मेदारियां जो हैं, उस तरह की जिम्मेदारियों का हमें निर्वहन करना होगा। अगली जिम्मेदारी हम अपने टीचर की देते हैं। टीचर अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। हमारा काम है शिक्षा देना। शिक्षा देना का मतलब है कि अगर मेरी ड्यूटी है इतने से इतने बजे तक क्लास में, तो उतने बजे तक कम से कम अपने फ़ोन को वाइब्रेशन पे रख दें, साइलेंट में रख दें। आपको अपने जो ऊन होता है, और वो आपने देखा होगा क्लास में बच्चे पढ़ते रहते हैं और मैडम लेकर के सुई लेकर के या पता नहीं क्या वो स्वेटर वगैरह बीनती रहती हैं, या घर के कुछ ऐसे काम करती रहती हैं। मुझे लगता है उस तरह की चीज़ों को निगलेक्ट करना पड़ेगा, उसको दूर रखना पड़ेगा जब तक कम से कम आपकी क्लास चले। अगली जिम्मेदारी हमारी आती है कि बच्चे को समझना, बच्चे के व्यक्तित्व को समझना, बच्चे को पढ़ना, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के एक सुंदर जीवन निर्माण की प्रक्रिया के लिए आपको निरंतर प्रयास करना, ये आपकी जिम्मेदारी का पार्ट है। आपके बच्चे को नहीं आता, आप कहते हैं बच्चा कमज़ोर है इसलिए फेल हो रहा है, बच्चा कच्चे को आ नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि इसके पीछे का क्या क्या रीज़न है, संसाधनों में क्या कमी है,
क्या हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हमें गौर से देखना पड़ेगा, अपनी खुद की कार्यशैली है उसको अनुसरण करना पड़ेगा और बच्चों से भी फीडबैक लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनका दायित्व तो बनता है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं कम से कम एक बार साल में स्कूल के बच्चों के साथ में रूबरू होकर के एक चिट्ठियाँ जरूर लिखवाएं कि आप अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान और टीचर के योगदान या उनमें किसी प्रकार की कोई अगर कमी है तो आप हमें सुझाव दें। अगर ये चीज़ नहीं देंगे तो इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को मुझे लगता है ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, तभी हमारा बेहतर बचपन, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य हमारे बच्चों का निर्माण हो सकता है। जी आगे। जैसे कि अभी ये होता है कि स्कूल में बच्चा जा रहा है, पढ़ रहा होता है तो टीचर पढ़ा देती हैं, पर उस बच्चे को ये नहीं पता ना कि वो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। उसको अगर ये चीज़ पता होगी तो वो कहीं ना कहीं उसका लेवल, हाई लेवल, उसका जो प्रोसेस होगा वो पूरा कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी पे डिपेंड होगा। पर उसको अभी तो नहीं पता ना, अभी तो कहीं ना कहीं समाज, परिवार और वो ज़िंदगी जो उस पर चल रही है, बिल्कुल, उन पे डिपेंड करती है जिम्मेदारी, और परिवार पे ज़्यादा करती है क्योंकि बच्चे को नहीं पढ़ता। अगर बच्चे को स्कूल से होमवर्क दे दिया गया है कि आपको ये होमवर्क करना है, अगर बच्चा नहीं करके ले जा रहा, उसको तो ये लग रहा है ना होमवर्क दिया टीचर ने, मैं नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। पर उसको नहीं पता ना कि अगर मैं इससे करूँगा तो मेरा आगे की लाइफ की करियर बन जाएगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी सिक्योर हो जाएगी अगर मैं पढ़ लूँगा। क्योंकि छोटी ही क्लास में बेसिक मजबूत होता है, अगर बेसिक मजबूत नहीं होगा तो कभी भी बच्चा जो 12वीं क्लास में, आज भी लोग बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं 12वीं क्लास में चले गए हैं पर उनको सही से हिंदी लिखनी नहीं आती क्योंकि उनका बेसिक मजबूत नहीं है। इसलिए तो इसमें परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को होमवर्क कराए, उनको बताए कि तुम्हारे लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है, आने वाली लाइफ के लिए तुम्हारा बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई। बिल्कुल वही चीज़ें हम लोग कहें कि हम लोग 3 हिस्सों में बांट करके आपको बताए हैं और मुझे लगता है आप अपने परिवार के साथ में प्रैक्टिस करें, जिम्मेदारियों का एक पार्ट बनाएं, बच्चे को बोलना आप अपने जीवन की एक जिम्मेदारी लिखें। टीचर से भी बात कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि टीचर अपनी जिम्मेदारियों को सार्वजनिक करें और उसको रखें, और साथ ही माँ बाप भी अपनी जिम्मेदारी के लिए एक घर में एक चार्ट बना करके और बच्चे के साथ में शेयरिंग करें और उसके लिए चर्चा करें। आप जिम्मेदारी के पार्ट कैसे बनते हैं? आपने देखा होगा कि स्कूल में SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। अगर आपकी स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, आप उसके पार्ट कितने हैं ये आपको गौर करना होगा। दूसरा, पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग होती है, अभिभावक को बुलाया जाता है महीने में एक बार, मंथ में एक बार। मुझे लगता है कि हम कितना वहाँ पे भाग ले पा रहे हैं। अगर मैं नहीं गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर का कोई व्यक्ति, मैं काम में बिजी हूँ, मेरी मिसेज हैं वो जा सकती हैं, पत्नी है, बच्चे की माँ है वो जा सकती हैं, बच्चे का बड़ा भाई है वो जा सकते हैं, या बच्चे की बहन है वो जा सकती हैं, बड़ी यानी बड़ा कोई भी व्यक्ति जा सकता है। और अगर वो जाएगा तो आपको इतना ही नहीं, आपको स्कूल के बारे में पता चलेगा, आपको बच्चे के बारे में पता चलेगा, आपको उसके जीवन कौशल के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो जिम्मेदारियाँ जो हैं मुझे लगता है कई जगह कई तरह की होती हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को रेखांकित करना, उनको समझना, उसमें पार्टिसिपेशन करना, भाग लेना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, हम लोग आते हैं संगठित जीवन पे। संगठित जीवन भी हमारा जीवन कौशल का बहुत बड़ा पार्ट है। मुझे लगता है कि सुनीता जी, आप संगठित जीवन के बारे में कुछ अपनी बातें रखें कि आप किस तरह संगठित जीवन को देख रही हैं, किस महीने पे देख रही हैं और किस दिशा पे आप जाना चाहती हैं, ले जाना चाहती हैं। संगठित जीवन ये है कि जैसे कि इकट्ठा करना जीवन को, जो परिवार है उस परिवार में ही रहकर अपनी लाइफ को सिक्योर करना। जैसे कि मैं उस परिवार में रहकर ही मैं अपने जीवन को इतने अच्छे ढंग से जीऊँ कि मुझे और किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। संगठित जीवन में यही होता है कि हम कहीं ना कहीं दूसरों से ही सीखते हैं, हम उनकी जिम्मेदारियों को ही लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भी लेना बहुत ज़रूरी है संगठित परिवार में। तो सर बिल्कुल, तो ये संगठित का मतलब हम संगठित को भी 2 भागों में बांट रहे हैं। आपने देखा होगा कि संगठित जो है, संगठन की जो प्रक्रिया है, संगठित रहने की प्रक्रिया, हमारे बुजुर्गों ने हजारों वर्ष पहले से इस प्रक्रिया को अपनाया है। आपके घर में शादी होती होगी, शादी में क्या है भाई, दूल्हे को दुल्हन मिल जाएगी, ससुर को जो समधी मिल जाएगा, समधन को समधी मिल जाएगा, समधन मिल जाएगी, बाकी बारातियों को क्या मिलता है, सोचना होगा। ये संगठित बनाने का एक प्रक्रिया थी जिसमें
बाकी लोगों को जोड़ना होता है। तो उसमें एक बारात में आपने देखा होगा 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग पहले जाते थे, बैल गाड़ी में ले होकर के जाते थे और तकलीफों के साथ में धूप में बाहर। पहले जनवासा नहीं हुआ करता था, शादियों में क्या हुआ, पेड़ के नीचे जनवासा दे दिया जाता था और पूरी बारात पेड़ के। लेकिन फिर भी नाच है, गाना है, कई सारे प्रक्रिया संगठन निर्माण की पहले हमारे बुजुर्गों ने अपनाई थी। एक संगठन, लेकिन वो एक संगठन है जिस संगठन की प्रक्रिया से हमें जुड़ाव, हमारे बचपन का जुड़ाव या हमारा अपना जुड़ाव आपके जीवन में शादी ब्याह पार्टी, उसमें कैसे हम अपना जीवन जुड़ाव करते हैं, वो बेहद ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि संगठन की 2 प्रक्रियाएं होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक संगठन की प्रक्रिया होती है जो संगठन बनता है, एक संगठन स्वतः तैयार होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दामिनी के साथ दुर्घटना हुई थी। दामिनी के साथ में जो दुर्घटना हुई, उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, रेप की घटना हुई, इसके बाद उसको मार दिया गया। इसके बाद जो है एक बड़ा संगठन उभर के आया, तभी जाकर के दामिनी फंड या दामिनी केयर फंड वगैरह, दामिनी से के नाम से कई योजनाएं आई हैं। तो वो जो संगठन, वो एक संगठन तैयार हुआ और वो विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा, पूरे देश का एक जबरदस्त संगठन तैयार हुआ। लोग घरों से निकल आए, उस बेटी की सुरक्षा के लिए आवाज आई और उसका परिणाम बहुत ज्यादा हुआ। ये संगठन सीमित समय तक के लिए होते हैं। जो अचानक या समस्या अनुरूप या समय आधारित जो संगठन, जो स्वतः संगठन तैयार होते हैं, वह संगठन के पार्ट जो व्यक्ति बनते हैं, वो एक समय, सीमित समय तक का एक संगठन होता है। एक संगठन वो होता है जिसे हम तैयार करते हैं। तैयार करने वाला जो संगठन होता है सुनीता जी, वह संगठन सुनियोजित तरीके से आता है। जो पिछला वाला संगठन था, आपने बहुत सारे और भी संगठन हैं जो ऐसे होते हैं जैसे कि बड़े प्यार से सुनियोजित तरीके से जो किए जाते हैं। अब सुनियोजित तरीके से किए जाने वाले संगठन का उदाहरण स्वरूप अगर हम देते हैं तो हमारे जो आंदोलनकारी हैं अन्ना हजारे जी, इनका जो आंदोलन था वो संगठित था। वो संगठन निर्माण की प्रक्रिया में उसमें सुनियोजित तरीके से इतने बजे हमें रैली निकालनी है, इतने बजे हम रामलीला मैदान पे जाएंगे, इतने बजे हमारा जो है पूरा बोलेगा ये व्यक्ति, इतने बजे बोलेगा, इतने बजे हमें जो यानी प्रक्रियाएं होती हैं, हमें कब जो है डिमांड लेटर लेके जाना है, वो पूरी का पूरी प्रक्रिया एक संगठन के तहत होती है और उसका एक बेहतर परिणाम निकल के आता है। तो सुनियोजित तरीके से किए गए जो संगठन होते हैं, वो संगठित जीवन एक अलग तरीके का होता है। उसमें दुर्घटना के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन अचानक जो तय, कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो किसी उत्तेजित बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आग लगा देना है, गाड़ी जला देना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर देना है। जो अचानक उस तरह के आंदोलन तैयार किए जाते हैं, यानी गलत दुष्प्रचार के माध्यम से जिस तरह के जो आंदोलन तैयार होते हैं, वो संगठित होकर के लोग जो निकलते हैं, उसका कहीं ना कहीं गलत परिणाम भी होता है। और वो यानी कि कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे नहीं लगता वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे लगता है उसका गलत उपयोग भी होता है। क्योंकि सरकारी संपत्ति का नुकसान करना या किसी को ठेस पहुंचाना, ये गली गलौज करना या फिर जाकर के किसी की गाड़ी रोक देना, ये मुझे लगता है एम्बुलेंस तक रोक दी जाती है, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो संगठित जीवन जो है हमारे जीवन भविष्य के लिए एक बेहतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हमें देखना पड़ेगा कि हमारे समाज में जिस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जिस प्रकार के जो काम होते हैं, उससे हमारा कितना जुड़ाव होता है, शैक्षणिक जुड़ाव। आपने देखा होगा आपकी बस्ती में बहुत सारे एनजीओ जाते हैं, हमारे भी स्टाफ के लोग जाते हैं, लगातार मीटिंग करते हैं, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है, आपके बच्चों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, कितना हो रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई नाच गाने वाला आ गया, अगर अपनी एक्टिविटी वहाँ कराने आया, तो आप भी पहुँच जाएंगे, अपने बच्चों को भी नहीं रोक पाएंगे। तो जहाँ पर हमें ज़रूरत है कि किस संगठन के, किस संगठित प्रक्रिया के माध्यम से हमारे बच्चों का भविष्य बनने वाला है, उसमें हमारा जुड़ाव कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उस प्रक्रिया को भी बल देना हमारी एक जीवन कौशल का एक प्रमुख पार्ट है। अगर ये कमज़ोर हुआ तो भविष्य में आने वाले जो लोग हैं या भविष्य में जो हमारा जो जनता के साथ में हमारा जो जुड़ाव है वो कमज़ोर हो जाएगा और हम पीछे हो जाएंगे। अगला आप कुछ कहना चाहेंगी? ठीक है, तो अगला है हमारा सफलता और उसके प्रयास। और इसके जो सफलताएं हैं, आप जब भी कभी कोई काम करेंगे, जब आप कभी कोई प्रयास करेंगे तो उसके सफलताएं ज़रूर आएंगी। और प्रयास का मतलब क्या होता है? प्रयास का मतलब होता है कि जब हम किसी भी आत्मविश्वास के साथ में, पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी भी काम को एक सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं, उसको साथ में लेकर के आएंगे। तो अब हम लोग जब सफलता की बात करते हैं तो मैं खासकर 2 प्रकार की सफलताओं की भी बात करता हूँ। आपको अपने कार्यक्रम का सुनियोजन करना पड़ेगा। सुनियोजित कार्यक्रम,
आपको कैसे तैयार कर, आपकी कोई मीटिंग करना है तो मीटिंग कहाँ होगी, कब होगी, कौन उसमें पार्टिसिपेशन करने वाला होगा, उसका चीफ कौन होगा, उसको कौन फैसिलिटेट करेगा, कितने लोगों तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है, साथ में वहाँ पर बैठने की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए, वहाँ पर पानी या जलपान या फिर हमें गर्मी बरसात, इन सभी मुद्दों को ध्यान में अगर हम लोग रखेंगे और ध्यान में रख करके अगर अपने प्रयास को आगे रखेंगे तो हमारी सफलताएं निश्चित हैं। और अगर हम उस दिशा पे अपनी सफलताओं को लेके आएंगे तो सफलताओं का आकलन, मुझे चाहिए क्या, मैं क्यों कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम लाइव चैनल चालू कर रहे हैं, किए हुए हैं, अब हमें क्या चाहिए, लोगों को क्या, हमने क्या किया कि लोगों की आवश्यकता अनुरूप, कोरोना काल में लोगों की आवश्यकता अनुरूप लोगों की चीज़ें गायब ना हो जाएं, लोगों का आत्मविश्वास गायब ना हो जाएं, लोग मानसिक रूप से संक्रमित ना हो जाएं, लोग डिप्रेशन में ना पहुंच जाएं, लोगों का शैक्षणिक शारीरिक और मानसिक जो जीवन है वो जीवन कहीं बाधित ना हो जाए, उन सभी प्रक्रियाओं को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए हम लोगों ने कि आप तक हमारी बात पहुंचे, आपका जीवन कौशल उस तरह बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया। साथ ही जो है आप लोगों के आपके बीच में जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को कितना विराम दिया जाए, आप उन घटनाओं के शासन प्रशासन के साथ में मिल करके कितने अच्छे ढंग से आप अपने काम को कर सको, इन सभी चीज़ों को लेने के लिए हम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम चालू किए। तो मुझे लगता है जो सफलताएं हैं उन सफलताओं को भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें पहले सोचना पड़ेगा हम चाहते क्या हैं, फिर हम उसको कैसे लेके आगे जाएंगे, फिर उसके क्या परिणाम। तो सफलताएं भी कई प्रकार की होती हैं, आपको देखना पड़ेगा अपने जीवन को लेकर के, सफलताओं को लेकर। एक सफलता होती है जो रचनात्मक रूप से आती है, जिसे हम रचनात्मक सफलता कहते हैं। रचनात्मक सफलता की उसे कहते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका यानी कि मेरी मीटिंग के कारण या मेरे इस लाइव चैनल के कारण है लोगों में सकारात्मक विचारधारा बन रही है, ये एक रचनात्मक प्रक्रिया का एक पार्ट हो गया। लेकिन संख्यात्मक दृष्टि अगर हम ऐसे देखेंगे, संख्यात्मक परिणाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा कि इतने लोगों ने आज लाइव प्रोग्राम को देखा, इतने लोगों ने आज लाइव प्रोग्राम को शेयर किया, इतने व्यू हमारे पास हो गए, इतने लोगों ने कमेंट्स किया, इस तरह के सभी जो चीज़ें आएंगी वो कहीं ना कहीं एक संख्यात्मक परिणाम के साथ में वो सामने नज़र आती है। एक और भी परिणाम है, सफलता एक होती है जो दूरगामी परिणाम होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके आज के इस प्रोग्राम में आज हमें ये सफलता नज़र आए, लेकिन ये जो वीडियो बन रहा है, ये जो हमारी आवाज़ वायरल हो रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाएगी। और अगर लोगों के बीच में जा रही है तो याद रखिएगा कि ये दूरगामी परिणाम लेकर के आएगी कि भविष्य में जो आज का जो बच्चा इसे सुन रहा है वो अपने जीवन को सही दिशा ले जाने के लिए इन चीज़ों को अपना करके अपने जीवन को सफल बनाने के प्रयास करेगा। तो ये सफलता के प्रमुख जो चीज़ है, तो सुनियोजित तरीके से जीवन जीना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बोलना चाहेंगे सुनियोजित से? जी, सफलता जैसे कि सफलता हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इसका प्रयास करेंगे तो हम सफल ज़रूर होंगे। अब जैसे कि आजकल के लोग हैं जो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, अगर किसी में फोकस करते हैं या किसी जॉब में या अपने करियर को लेकर अगर उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो वो प्रयास करना भी छोड़ देते हैं और निराश हो जाते हैं। जैसे कि अभी इनके माइंड में सडनली ये चीज़ आती है कि सुसाइड कर लेते हैं। पेरेंट्स को नहीं देखते और उस चीज़ को नहीं देखते कि कितना अफेक्ट लगाया इन बच्चों में पेरेंट्स ने, वो चीज़ नहीं देखते हैं। वो बस सडनली क्या सोचते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम सफलता अभी नहीं मिली तो बाद में भी मिलेगी, आप प्रयास करते रहोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब जो सोचते हैं कि वो व्यक्ति कर सकता है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सेम हो, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। अब एक पायलट को ले लेते हैं, हम उदाहरण बोलते हैं, जो पायलट होते हैं वो भी तो सेम इंसान ही होते हैं। बिल्कुल। बस वो अपने माइंड का थोड़ा ज़्यादा विकास कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार में एग्ज़ाम क्लियर करके या जॉब में लग जाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी टाइम दिया होगा अपना। तो जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नहीं मैंने तो एक बार टाइम दिया, 1 साल वेस्ट हो गया मेरा, तो मेरा करियर सेट नहीं हुआ तो मैं कर ही नहीं सकता, ये ऐसा नहीं है। जन्म से कोई सीख कर नहीं आता, सब यहीं पे सीखते हैं। तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रयास करने की ज़रूरत है।
कि हमें सफलता के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, निराश और प्रयास जो दो शब्द आपने जोड़ दिया है, ये वाकई बहुत ही सोचने वाली बात है कि प्रयास यानी अगर हम अधूरा प्रयास करें तो आप अपने प्रयासों से कभी घबराइए नहीं। अगर आप फेल भी होते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं फेल हुआ हूँ, आपने ये सोचिए कि मेरी कमी कहाँ रह गई है जहाँ मैं फेल हुआ हूँ। अगर आप अपनी कमी को दर्शाएंगे और उसके बाद दोबारा नहीं, भाई हमारा जीवन निरंतर एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हम इसको निरंतर अगर प्रयास करते रहें, आज मैं अगर मैं खेल रहा हूँ, आज मैं ठीक है गिर गया, कल मैं फिर गिर गया, लेकिन परसों ऐसा होगा कि मैं गिरूंगा नहीं और पूरी सफलता के साथ में। तो आप जितनी बार फेल हुए हैं, आपकी सफलता तमाम फेल हुए प्रयासों से कहीं ज़्यादा बेहतर अच्छे परिणामों के साथ में सामने आएगी। तो सुनियोजित तरीके से जीवन जीने की जो कला है, अब सुनियोजित जीवन हम कैसे जिएंगे, अभी हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने क्या जीवनचर्या का जब हम लोग जी रहे हैं अभी, क्या हम इसका कभी चार्ट बना पाते हैं क्या हम कभी अपनी डेली डायरी लिख पाते हैं क्या? कब उठना है, कब पढ़ना है, कब हमें स्कूल जाना है, फिर वापस कितने बजे आना है, कितने बजे ट्यूशन जाना है हमें, कब हमें खाना खाना चाहिए, कितने बजे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। इस तरह के जो जीवन का एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, मुझे लगता है उसको बनाना जो होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हमारा जो हम बनाते हैं वो चूक हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हो। इसलिए अपने कम से कम एक रेखांकित करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार संतुलन की बात करते हैं, संतुलित जीवन की बात करते हैं। संतुलित जीवन का मतलब क्या होता है? संतुलन को बनाए रखना, संतुलन की एक प्रक्रिया को बनाए रखना, मुझे लगता है एक हमारे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। उदाहरण देंगे आप? जैसे कि मेरे जीवन में जीने के लिए मुझे खाना बहुत ज़रूरी है। अब खाने के लिए मुझे किसी चीज़ का सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। अब मान लो मैं लकड़ी की ज़रूरत है, मुझे गैस चूल्हे पे खाना बनाना है, तो मैं लकड़ी लेने जाऊँगी पेड़ काटने के लिए, तो लकड़ी लेने जाऊंगी, जरूरी नहीं है कि मैं पेड़ ही काट के लूं, पर मैं अगर पेड़ काट के मैंने ले लिया तो वो संतुलित जीवन नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने प्रकृति का नुकसान किया है, वो संतुलित नहीं हुआ। अगर यही चीज़ मैं करती कि मैं जाकर सूखी लकड़ियाँ जो पड़ी थी मैं उसको लाकर और फिर मैं करती काम, अपना खाना बनाती, तो वो संतुलित जीवन होता, क्योंकि उससे प्रकृति को भी नुकसान नहीं हुआ और मैंने भी कुछ नुकसान नहीं किया। आपने प्राकृतिक संतुलन की बात किया है और ये बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, मगर मैं जंगल में हूँ और मेरे खाना बनाना है, मुझे मेरे पास लकड़ियाँ नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गीली लकड़ियाँ काटूँ। आप जो है सूखी लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, उससे क्या होगा, प्रकृति का नुकसान नहीं होगा। तो आपने प्रकृति का संतुलन बनाया प्लस अपना संतुलन बनाया, अपना पेट भर के या अपना खाना बना के। इसी तरह संतुलित जीवन के लिए हमें समाज के साथ में संतुलन कैसे बना के रखना है, हमें परिवार के साथ में संतुलन जीवन कैसे बना के रखना है, हमें स्कूल के साथ में संतुलित जीवन कैसे बना के रखना है, हमें अपने दोस्तों के साथ में संतुलित जीवन कैसे बना के रखना है, हमें अपने रिश्तेदारों के साथ में संतुलित जीवन कैसे बना के रखना है। ये प्रक्रिया बहुत ही, अगर आप अब आपके पास में बात करने की जो कला है वो आप हमेशा अकड़ के बात करना है। आपको हमेशा जो है अपने एटीट्यूड में रहना है। आप कहीं पार्टी पे जाते हैं, कहीं कुछ जाते हैं, आपके पास अपने मोबाइल से आपको फुर्सत ही नहीं है, आप अपने मोबाइल पे बिजी हैं। तो आप अगर अपने मोबाइल पे बिजी हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको क्या कहेगा? एक्चुअल यही कहेगा कि इस बंदे के पास में टाइम ही नहीं है, हमसे बात करने का टाइम ही नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो क्या है, आपने एक संतुलन नहीं बनाया और आपने अपने समाज से अपनी दूरियां बना ली, और वो दूरियां कहीं ना कहीं आपके लिए चूँकि नुकसानदायक हो सकती हैं और होती ही हैं। चूँकि जब भी हम किसी बुज़ुर्ग के साथ में बैठते हैं, जब भी कभी अपने दोस्तों के साथ में बैठते हैं, जब भी अपने सीनियर किसी साथी के साथ में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे जीवन को बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके जाएंगी। और मुझे लगता है हमारे जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो हमें संतुलित जीवन को हमें अपनाना होगा, संतुलित जीवन बनाना होगा, तभी हम लोग जो है आगे जाएंगे। हम लोग अगला आत्मविश्वास की बात करेंगे। क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। आत्मविश्वास हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंतर है। आत्मविश्वास हर किसी का बनाए रखना चाहिए और एक दूसरे के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भागीदारी सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जितने पॉइंट पे हम लोग अभी तक बात किए हैं, अगर हम आत्मविश्वास के साथ में उन काम को नहीं करेंगे, पहली बात तो खुद पे भरोसा, आत्मा, विश्वास मतलब दृढ़ता, हमारा एक तरह से हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ में, आत्मनिर्भरता के साथ में काम को करेंगे। अगर हम
आत्मविश्वास के साथ में कार्य करें, अपनी आत्मा से स्वीकार लेते हैं तो हमारी प्लानिंग का, इसके पहले जो हम लोगों ने बताया है, आत्मविश्वास को पूरा कौन करेगा? आत्मविश्वास को पूरा करने के लिए आपकी पहला पॉइंट होता है जिम्मेदारी, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की है। दूसरा पॉइंट है संगठित जीवन, जो आपका वो पूरा करेगा। आपका है सफलता और उसके प्रयास, वो आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। सुनियोजित जीवन जो आपका है वो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। संतुलित जीवन है वो आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। और ये जो आत्मविश्वास है ये बहुत बड़ी, अगर आत्मविश्वास, आज हम लोग फिर बात वही कह रहे हैं कि आज हमारा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और हम घर में क्या कहते हैं, पढ़ना लिखना आता नहीं है, पढ़ना लिखना आता नहीं है, क्या फ़ायदा तुम्हारे पढ़ने से, मैंने तुम्हारे लिए इतना पैसे बर्बाद किया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की कमाई तुम्हारे पीछे लगा रहा हूँ। अरे पहले तो आप देखो कि आप वो किस चीज़ में आगे है, पहले तो हमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने भी एक जिम्मेदारी निभाई है, आपने उसमें पैसा उसके लिए लगा के, आपने उसके ऊपर एहसान तो लादा नहीं है। जिस तरह बच्चा अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है उस तरह आप भी अपनी जिम्मेदारी, तो बच्चा आपसे विमुख दूरियां बनाएगा, निश्चित बनाएगा, क्योंकि आप उसके आत्मविश्वास को कमज़ोर करना पड़ेगा। अगर वो कमज़ोर है, पढ़ने में नहीं भी स्कूल जा रहा है, लगातार स्कूल नहीं जा रहा है, तो मुझे लगता है परिवार को उसके साथ में बैठ के बात करना चाहिए, उसकी कमज़ोर नस को पकड़ना चाहिए। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात बता दे रहा हूँ। आप ज़रा गौर से देखिएगा कि आपके RT एक्ट आया, RT एक्ट में ये कहा गया है कि भैया 14 साल का हर बच्चा स्कूल जाएगा, वो अनिवार्य है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम जो आया है हमारे पास में। अब सरकार ने ये कहा कि भैया कि अगर आपकी उम्र 13 साल है तो आपको कौन सी क्लास में होना चाहिए? 7वीं में, है ना? अगर आपको 7वीं में होना चाहिए तो आप 7वीं के योग्य हैं कि नहीं, उसके लिए आपको अलग से क्लास दी जाएगी। और अगर क्लास क्यों दी जा रही है, सरकार ने क्यों ऐसा किया कि अलग से क्लास दी जाएगी? आपको उस क्लास के योग्य तैयार किया जाएगा, इसके बाद आप उस क्लास में बैठेंगे, ताकि आपकी मनोदशा कमज़ोर ना हो जाए, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर ना हो जाए, आप बीच में ड्रॉप आउट ना हो जाओ। इस प्रक्रिया को ध्यान पे रखते हुए सरकार ने एक नियोजन तैयार किया है। मुझे लगता है सभी स्कूलों के लिए, जिस स्कूल में ऐसी प्रक्रिया नहीं है, मुझे लगता है उसके लिए स्कूल प्रशासन को बात करना चाहिए। हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए, बात करना चाहिए। अगर वो इस बारे में बात नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो जीवन क्या होगा? जीवन तो उसी तरह चलता ही जाएगा। और अगर जीवन उसी तरह चलता जाएगा तो हम शिक्षा के लाख पैसा, हम डबल नहीं तिबल नहीं बल्कि लाख गुना एजुकेशन में पैसा बढ़ा दें। एजुकेशन में पैसा बढ़ाने की से बेहतर यह है कि एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर कैसे बनाएंगे, उसमें भी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। हम टीचर छात्रों जो अनुपात रेशियो है, हम उसको कैसे मजबूत करेंगे, हम उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बच्चों के जो खेल की सामग्री है, खेल के मैदान हैं, वो जब पूरी दिल्ली से गायब होते जा रहे हैं, हमें उस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। हाँ, बच्चों की मनोदशा, जब ये उम्र होती है 12 से, बच्चा जैसे 10 साल 11 साल का होता है, वो भटकाव की प्रक्रिया पे आ जाता है 11 साल के तक, या 11 साल के बाद तक ज़्यादातर भटकाव की प्रक्रिया होती है। वो कैसे, काउंसलिंग की व्यवस्था क्यों नहीं स्कूलों में की गई आज तक? और मुझे लगता है कि अगर काउंसलिंग की अगर व्यवस्था है तो बच्चों का जो भटकाव का जो जीवन होता है, उसकी जो सही दिशा है, मुझे लगता है उस ओर जाना चाहिए। एक और भी बात है, आपने पूरे सब्जेक्ट में बच्चे को फेल कर दिया, तो एक सब्जेक्ट में कम अंक आने के कारण, या 2 कम सब्जेक्ट में कम अंक आने के कारण आपने फेल कर दिया, आपने उसको पूरे यानी कि समाज ने भी उसको बहिष्कारा, परिवार में ने उसको बहिष्कार कर दिया, और टीचर ने भी इसको जो है बहिष्कार कर दिया कि आपको कुछ नहीं आता, फेल हो गए। अरे वो किस विषय में अच्छे अंक लेके आ रहा है, आप उसका प्रोत्साहन उस विषय से बढ़ा दीजिए। अगर आप जिस विषय पे बच्चा कम अंक लेके आया है और जिस विषय में ज़्यादा अंक लेके आया है, बेहतर हो सकता है वो सभी विषय में फेल है, लेकिन साइंस के में बहुत अच्छा है, वो हो सकता है वो हिंदी में कमज़ोर हो लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा है, हो सकता है इंग्लिश में कमज़ोर हो लेकिन हिंदी या संस्कृत में बहुत अच्छा है, हो सकता है बाकी सारे विषय उसके कमज़ोर हो, उसका आर्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आप जो विषय में वो अच्छा है, उसको उस विषय में तो कम से कम प्रोत्साहित करें, उसको उस जीवन का उसका आधार बनाएं। अगर ऐसा है कि सारे विषय में, सब विषय में टॉप होने वाला व्यक्ति ही एक स्कूल का अच्छा स्टूडेंट है, तो मुझे क्यों नहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दांत के डॉक्टर को सिर्फ दांत का ही डॉक्टर क्यों बनाया जाता है? आप स्कूल में अगर आप संस्कृत पढ़ाने वाले हैं तो आपको सिर्फ संस्कृत के लिए क्यों नियुक्ति किया गया है? आप तो सभी विषय में टॉप है ना, सभी विषय पढ़ा के दिखा दीजिए आप। अगर आप जो है इंग्लिश के अच्छे टीचर हैं तो आप मैथ करके दिखा दीजिए बेहतर।
मैथ के टीचर के बराबर नहीं कर सकते ना। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कम से कम इस शब्द को भी सोचना होगा, इस कड़ी को तोड़ना होगा, इस कड़ी के बारे में विचार करना होगा और सरकार को भी विचार करना होगा कि जिस विषय में जो व्यक्ति परिपक्व है, जिस विषय में जो बच्चा परिपक्व है, उसको साथ में धीरे धीरे करके आगे ले जाना चाहिए, और जिस विषय में कमज़ोर हो उसके लिए हमें अधिक प्रयास करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उसको उस विषय को छोड़ देना चाहिए, प्रयास जारी रखना चाहिए। और लेकिन उसके प्रयास कैसे होंगे? आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देना जीवन को मार देना होता है। अगर जिस बच्चे का आपने आत्मविश्वास कमज़ोर कर दिया, समझो आपने उसके जीवन को ख़त्म कर दिया। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे का या खुद का आत्मविश्वास अपने बच्चे के प्रति ख़त्म कर दिया, समझो अपने आप को ख़त्म कर दिया। जिस तरह जीवन के लिए हंसना और खुशियाँ ज़रूरी हैं, उसी तरह बेहतर जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को मुझे लगता है कि बात करना चाहिए और इन चीज़ों के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। इसमें कई तरह के प्रयास, सामाजिक प्रयास बहुत ज़रूरी हैं। आपके घर में अब कोविड जैसी महामारी है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कोविड जैसी महामारी का काम है आपको अपने जीवन बचाने के लिए खुद मास्क बनाना पहनना पड़ेगा, या फिर आपको सरकार ही देगी तभी आप पहनेंगे? आपको खुद सोशल डिस्टेंस, हम लोग भी आज डिबेट में बैठे हैं, लगभग 1.5 मीटर का हम लोग दायरे पे बैठे हैं, दूर बैठे हैं। एक्चुअल हम लोगों ने अपने प्रोटेक्शन को ध्यान पे रख के बैठ के बात कर रहे हैं, तभी जाके हम लोग, कैमरा भी दूर है, हम लोग भी दूर बैठ के बात कर रहे हैं। तो अब इसकी जिम्मेदारी है, आप सरकार एक बार कह दिया कि भैया कोरोना ऐसी बीमारी है जिसकी अभी कोई दवा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, आप जो है मास्क लगा करके घर से बाहर निकलो, हाथ समय समय पर धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें, या जहाँ भी आप काम करें अपने आप काम को मत बंद करो, काम को बंद नहीं करना, लेकिन जीवन जीने की जो दिशा है, जो शैली है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। अपने आप को सुनियोजित तरीके से संतुलित करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। तो हम जब आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, अब वहाँ पे कहते हैं संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पे कहते हैं संस्थाओं को तो बहुत बाद में काम आता है। अरे आपका अपना बच्चा अगर बिना मास्क के घर से बाहर जाएगा, बीमार किसका बच्चा होगा? आपका होगा। सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की आती है, दूसरी जिम्मेदारी होती है वहाँ के समाज के लोगों की। वो जो वहाँ के समाज के लोग रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बने कि मेरे मोहल्ला का कौन सा ऐसा बच्चा है जो बिना मास्क के बाहर जा रहा है, उसको कम से कम बात करें, उनको समझाएं, उसको डांटना नहीं है, प्यार से उसको समझाना होगा, तभी उसका जीवन बेहतर बनेगा। तीसरी जिम्मेदारी जो है हमारे बाकी जो आस पड़ोस के जो लोग हैं उनका है, और इसके बाद फिर एनजीओज का आता है, हम जैसे लोगों का है कि हम उनके बीच में कितना पहुंच पा रहे हैं, और फिर सरकार तो है ही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो आत्मविश्वास का जो अभाव है जिस बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, इसको बहुत ज़रूरी है बना के रखना। हम लोग नहीं बना के रखेंगे तो हमारा जीवन कौशल जो मैंने बताया कि जिम्मेदारी, संगठित जीवन, सफलता, प्रयास, सुनियोजित जीवन, संतुलित जीवन का प्रयास, आत्मविश्वास, ये सारे का सारे हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। और अगली जो बात है हमारी वो है संकल्प शक्ति की। संकल्प शक्ति के बारे में आप कुछ? संकल्प शक्ति ये है, जैसे कि हम किसी चीज़ को ले लेते हैं, अगर मैं ये ले लेती हूँ कि मुझे ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, मुझे ये पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो वो मुझे करना होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उसे बीच में ही छोड़ना होगा। कुछ भी चीज़ों को ले लो, अगर मैं अपने परिवार को ले लूँ, मुझे उसकी देखरेख, उसकी जिम्मेवारी मेरी है, संकल्प ले लिया है मैंने, तो मुझे उसको निभाना होगा। ऐसा नहीं है कि उसको बीच में छोड़ दूँ, नहीं मैं नहीं खिलाऊंगी या मैं नहीं देखूंगी, या मेरी बेटी है मैं उसको नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने उसको उठाना है तो मुझे उसको करना ही होगा। बिल्कुल। और संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है कि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में एक बिल्कुल निश्चित दिशा की तरफ पूरी तरह परिपक्व होकर के पूरी शक्ति के साथ में आगे बढ़ना। अगर हम पूरी संकल्प शक्ति बेहतर है। लोग अच्छा गलत चीज़ों के लिए संकल्प बच्चे खासकर ज़्यादा ले लेते हैं। मुझे इसको मारना है, मुझे इससे लड़ना है, मुझे इसका सामान छीनना है, इस तरह का संकल्प नुकसानदायक है। लेकिन मुझे इससे बेहतर बनना है, इसके लिए टांग खींचना ज़रूरी नहीं है। हमारा देश या हम लोग खासकर एक कहावत है कि सब लोग आगे जा रहे थे, तो हर देश के लोग आगे बढ़ते जा रहे थे व्यक्ति, और एक व्यक्ति था तो वो बार बार जो है खुद नहीं जा रहा था, वो सबको नीचे से पैर मार रहा था। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति गिरते जा रहे थे। एक्चुअल गिरने वाला तो फिर संभल के होके चला जाएगा, लेकिन
आप वहाँ सिर्फ लंगी मारते रह जाएंगे, यानी पैर मारते रह जाएंगे, आपका जीवन स्थिर रह जाएगा और संभलने वाला, बार बार गिर के उठने वाला व्यक्ति चला जाएगा। क्योंकि आपने को एक अच्छी दिशा की ओर संकल्प लेना पड़ेगा और उसकी ताकत तैयार करना पड़ेगा। और आपकी संकल्प शक्ति में आपको पार्टनर किसका बनाना है, ये बेहद ज़रूरी पार्ट है। आपके जीवन का पार्ट कौन हो सकता है, आपके संकल्प का पार्ट कौन हो सकता है, आपके काम का पार्ट कौन हो सकता है, उसको साथ में लेके जाना आपका बेहतर भविष्य का, बेहतर काम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अगर आप उसको बेहतर लेके नहीं जाएंगे तो जो आपका आत्मविश्वास है, यानी आत्मविश्वास को आप बनाए रखने के लिए परिवार की जिम्मेदारी होती है, समाज की भी जिम्मेदारी है। इसलिए संतुलित जीवन के लिए हम लोगों ने बात किया था, सुनियोजित जीवन की बात किया था। और इन सभी चीज़ों को लेकर के जब जो संकल्प शक्ति हमारी तभी मजबूत होगी जब हमारे लोग हमारे साथ होंगे। और हमारे लोग जब का साथ कब होंगे, जब हमारे जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो हमारी पद्धतियां हैं, जीवन जीने का हमारा जो तरीका है, या जीवन में हमारे जो आचरण हैं, वो सभी हमारी संकल्प शक्ति को और मजबूत करेंगे। और आपके संकल्प को, आपकी दृढ़ता को, आपकी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए जो मेन जो भूमिका रहेगी, वो आपके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी मेन भूमिका है। तो मुझे लगता है यह संकल्प शक्ति का आपको बेहतर तरीके से आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और स्वाभिमान, स्वाभिमान, स्वयं का स्वाभिमान, अगर हमें एक बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर हम लोग देखते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, खासकर 2 साल, 1 साल, 6 महीने या 3 साल, 4 साल, 5 साल, हम अपने घरों में देखते हैं कि अगर मम्मी अपनी गोद में लिए हैं और 2-4 लोग अगर वहाँ पे बैठे हैं और आपने उस बच्चे को गाल में एक धीरे से चांटा मार दिया, वो बच्चा रोएगा। क्यों रोएगा ये समझना। हम सोचते हैं कि अरे बच्चा रो रहा है। दूसरी बात एक और भी है, हम बच्चों के अंगों के साथ में खेलते हैं। जी। आपने देखा होगा कि खासकर बच्चों के लिए कुछ परिवारों में ऐसा होता है, क्षेत्रों में, खासकर गांव में हमने देखा है, मैं दिल्ली में भी देखा हूं कि हमारे दोस्त आ जाते हैं और बच्चा छोटा सा है, लड़का है, वो जा रहा है, उसका पैंट पकड़ के नीचे खिसका देते हैं, वो रोता है। अब आप सोचते हैं कि ये कुछ जानता नहीं है, वो जानता है कि मेरा सम्मान खो रहा है। आप जिस तरह अपने जीवन को चाहते हैं कि मुझे हर व्यक्ति सम्मान दे, मुझे हर व्यक्ति आप कह के बुलाए, मुझे हर व्यक्ति नमस्ते कहे, इसी तरह दूसरा व्यक्ति भी, आपके सामने वाला भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वह व्यक्ति भी यही चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे भी लोग इज्जत दें। तो आपका जो स्वाभिमान है, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए आपको दूसरे के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाए, इसकी प्रक्रिया आपको अपनाना पड़ेगा। और बेहतर जीवन जब हम जानते हैं कि जब आपका स्वाभिमान को जब ठेस नहीं पहुंचेगी, आप दूसरे के स्वाभिमान को जब बचाने की कोशिश करेंगे, तो आपका स्वाभिमान धीरे 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 करके ऊपर आएगा। और जो स्वाभिमान बनेगा, जो आपका आत्मविश्वास बनेगा, जब आपका जो आत्मविश्वास बनेगा, आपका जब ये चीज़ें जब प्रेरित हो जाएंगी, तो आपके जीवन के लोग पार्ट बनेंगे और आपको भी सम्मान मिलेगा, दूसरों को सम्मान मिलेगा। तो इस तरह की जो सम्मान की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है उसको बेहतर बनाना, उसके लिए प्रयास करना, ये बेहद ज़रूरी है। कुछ कहेंगे आप? हमें इसमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए, जब हमारा कोई स्वाभिमान गिराता है तो हमें कितना बुरा लगता है। वही चीज़ हम अगर दूसरों के साथ करेंगे तो उसे भी बुरा लगेगा। इसलिए हमेशा दूसरों की जगह अपने आप को रखकर सोचना चाहिए कि हमें किसी का स्वाभिमान नहीं गिराना है। और देखो, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं आपके बात को जोड़ूंगा आपको दोबारा कहने का। हमारे पास चंदन प्रजापति ने लिखा है, झूठी शान के लिए जो है लोग एक दूसरे को जान से मार देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। झूठी सी बात, मेरे पास में कीपैड मोबाइल है, अब मैं अपने घर से ज़बरदस्ती लड़ाई करके बात कर रहा हूँ कि मेरे को तो मेरी यानी कि सोनी के पास में या फिर सुनीता के पास में भैया वो टच वाला मोबाइल है, स्क्रीन टच मोबाइल है, मुझे भी चाहिए। लेकिन मेरे पास घर में इतनी शमाइत नहीं है। मेरे माँ बाप ने क्या किया, ठीक है, आपको पता नहीं है कि आपके माँ बाप ने क्या करके आपको मोबाइल दिया। अब मोबाइल उन्होंने क्या किया, अपना पेट काटा। माँ बाप को जूते की ज़रूरत है बाप को, लेकिन उसने अपने लिए जूते नहीं खरीदे। माँ को दवा की ज़रूरत है, माँ ने अपने लिए दवा नहीं मंगाई और आपके लिए वो पैसा इकट्ठा करके आपको जूते खरीद के दे दी।
आपको सोचना होगा, यानी आपको वो मोबाइल ख़रीद के दे दिया। अगर आपको मोबाइल ख़रीद के दे दिया तो आपको देखना चाहिए कि क्या मेरे माँ बाप ने किस परिस्थिति में आके मुझे मोबाइल दिया। फिर आप उस मोबाइल का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, कैसा उपयोग कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं, कितना उसको बेहतर अपने जीवन बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। या दिन भर टिकटॉक चला रहे हैं, या दिन भर व्हाट्सअप चला रहे हैं, या आप यूट्यूब में गाने देख रहे हैं। क्या इसलिए मोबाइल है आपके पास में? मोबाइल आपके जीवन को एक बेहतर दिशा दे सकता है। मोबाइल आपके जीवन को एक बेहतर नई जीवन जीने की कला दे सकता है। आपका मोबाइल आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए नहीं है, लेकिन हम उसका गलत उपयोग समय पे, रात में 1 बज रहे हैं, 2 बजे हैं, हम आज देख रहे हैं कि आज बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर जो है गेम जो होते हैं उसमें लगे हुए हैं। मैं तो कभी खेला नहीं, कौन सा पबजी गेम। एक्चुअल आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है ये, आपके जीवन को बल्कि नीचे गिराने के लिए है। तो आपको हर बच्चे को, मैं जितने भी पेरेंट्स यहाँ देख रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, इस शो को देख पा रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि हम ये नहीं कहते आप खेलो नहीं, लेकिन कब खेलना है, कितना खेलना है, उस मोबाइल का उपयोग कितना करना है। और आज के समय में, आज के कोरोना काल में तो आपका स्कूल की पढ़ाई, आपके स्टडी, आपका क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो वो बेहतर ज़रूरी होता है कि आपकी जो स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान तो तभी जीवित होगा। जो साथी ने लिखा है कि झूठी शान के लिए, तो सच है, हमें झूठी शान नहीं दिखानी है। एक्चुअल आपकी झूठी शान, अगर आपको एड़ी में, जैसे आपका पैर ऐसे ज़मीन पे रखते हैं, उदाहरण के लिए ये ज़मीन है, आपने पैर ऐसे रख के ऐसे चलना है आपको, ऐसे ऐसे आप चलते हैं, और आपको कह दिया जाए कि आप इस तरह एड़ी उठा के खड़े हो जाए, पंजों के बल खड़े हो जाएं, कितनी देर खड़े हो जाएंगे आप? जितने देर आपका दर्द नहीं होगा। एक्चुअल आपको वापस अपनी औकात में आना ही होगा। और अगर मुझे मालूम है कि मेरी औकात ही इतनी है, मुझे वापस अपनी औकात में है, तो हम ऐसी अपनी औकात बना दें, अपने जीवन को ऐसे बना दें कि मुझे ऐसे ही चलने पे लोग सलाम करें। अगर APJ अब्दुल कलाम साहब ने अगर उसको अगर अपनी कमज़ोरी बना लिया होता, अपनी गरीबी को, तो राष्ट्रपति न होते, मिसाइल मैन न बने होते, पूरी दुनिया उसे सलाम न करती होती। आज हम लोग अपना आदर्श मानते, इसलिए मान रहे हैं जी उन्होंने विभिन्न अनेकों परिस्थितियों से जीते हुए भी देश का स्वाभिमान के लिए अपने स्वाभिमान को बचाया, अपने समाज के स्वाभिमान को बचाया, अपने लोगों के, अपने शिष्य, उनके बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जो आज भी जो है उनकी प्रेरणा को आगे लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें स्वाभिमान की जो लड़ाई की हम बात कर रहे हैं, स्वाभिमान की जो बात कर रहे हैं, तो स्व और अभिमान, तो अभिमान से हमें दूर है, स्व में आ छिपा हुआ है स्वाभिमान। स्वाभिमान की जब हम बात करते हैं, स्व अगर अलग कर देंगे, अभिमान नहीं तो कह सकते ना, आपको अभिमान ही कहना पड़े। स्व प्लस अभिमान बराबर स्वाभिमान। तो अभिमान को हमें गुप्त ही रखना है। स्वाभिमान जब हम लिखते हैं तो इसमें आ शब्द जो है वो लुप्त है, उच्चारण में जरूर आता है हल्का सा, लेकिन लुप्त है। इसी तरह उस आ को, अभिमान के आ को हमें पूरे जीवन लुप्त रखना है। अगर हम पूरे जीवन लुप्त रखेंगे तब जा कर के हम बेहतर स्वाभिमान की तरफ जाएंगे। अगर हम अभिमान को लेकर के आ गए तो हमारे जीवन का जो संतुलन है, या हमारे जीवन का जो आत्मविश्वास है, हमारे जीवन का जो सुनियोजित जीवन जीने का जो हमारा तरीका है, हमारी जो सफलताएँ, हमारा जो प्रयास है, जो संगठित जीवन है, या हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, सभी प्रभावित हो जाएंगे। तो मुझे लगता है हम आप सबको स्वयं के अभिमान को गायब करना है, स्वाभिमान को बनाए रखना है। इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें सर स्वाभिमान उसमें पेरेंट्स में भी देखना होगा। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को दिला देते हैं फ़ोन, तो कई पेरेंट्स जो नहीं दिला पाते हैं वो सोचते हैं यार उसके पेरेंट्स ने तो उसको फ़ोन दिलाया, हम अपने बच्चों को नहीं दिला सकते क्या? हम अपने बच्चों को इससे ओवर दिलाएंगे, फ़ोन नहीं तो इससे महंगा फ़ोन दिलाएंगे। पर वो ये नहीं देखते कि कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। और ऐसे जिम्मेदारी जो हम बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा जिम्मेदारी है, इस पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का ध्यान देना होगा। क्योंकि फ़ोन तो तुमने दिला दिया अपने स्वाभिमान के लिए, या बच्चे की जिद करके, या बच्चे की स्वाभिमान के लिए कि आपस में सर्कल में फ़ोन है सबके, तो मेरे बेटे या बेटी के पास क्यों नहीं है। पर इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो उसका मिसयूज़ कर रहा है। अब बच्चे पूरे टाइम 24 घंटे में से 20 घंटे पबजी खेलते हैं। आज के टाइम पे बच्चे बाहर नहीं निकलते, ना पढ़ते हैं, पढ़ते भी नहीं। ये नहीं कि स्कूल का होमवर्क नहीं आ रहा है, या हमने छोड़ दिया, या कॉलेज से होमवर्क नहीं हो पा रहा है तो हम पढ़ें, नहीं, पबजी खेलना है। और पबजी इतना हो रहा है कि पहले ये जो पबजी लाइट चल रहा था, इसमें बहुत बच्चों ने सुसाइड करने की भी कोशिश की है
कि जो एक टास्क अरे अभी एक न्यूज आई थी कि पबजी खेलते खेलते उसके पिता ने उसको मना किया, उसने एक शस्त्र लेकर के पिता की गर्दन ही अलग कर दी। तो एक्चुअल इस तरह की जो घटनाएं होती हैं बिल्कुल दर्दनाक घटनाएं हैं। मुझे लगता है इस तरह की चीज़ों को लिए बच्चों को भी समझना होगा कि हम बेहतर जीवन को कैसे बनाएंगे। मेरा उनसे अनुरोध है। साथ ही हम लोग अभी प्रेरणा की बात करते हैं। अभी और प्रेरणा यानी कि हमें स्वयं से किसी और की प्रेरणा लेना बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत किसे बना रहे हैं? एक ताश खेलने वाले को बना रहे हैं अपनी प्रेरणा स्रोत, या एक सिगरेट पीने वाले को बना रहे हैं, ये एक नशा करने वाले दारू पीने वाले को बना रहे हैं? हम किसको अपना प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं महात्मा गांधी को बनाए हैं, बहुत सारे लोग हैं सुभाष चंद्र बोस को अपने प्रेरणा स्रोत बनाए हुए हैं, कुछ लोग अपने गुरुओं को बनाए हुए हैं, कुछ लोगों ने अपना काली जीवन में जो उन्होंने बेहतर बनाने का प्रयास किया उनको बनाया है, कुछ लोगों ने क्रांतिकारियों को अपना जीवन उनको बनाना एक चलता है। चलिए अच्छी बात, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के वो एक सकारात्मक दिशा की ओर अपना पैर बढ़ा यानी पैर आगे बढ़ा रहे हैं, अपने कदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम गलत संगत पे जाएंगे, अब आपको अगर ताश खेलने वालों के पास में बैठेंगे तो निश्चित है आप ताश ही खेलना सीखेंगे ना। अगर आप नशा करने वालों के गिरोह में जाकर के बैठेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि उनका बहिष्कार करो, सॉरी इस बात के लिए, क्योंकि उनको भी बेहतर बनाना हमारा दायित्व बनता है। हम लोग का दायित्व है कि उनको बेहतर बनाएं, ताकि इस तरह की समाज के अंदर की जो बुराइयां वो धीरे धीरे ख़त्म करें। वो ख़त्म क्यों कब होंगी? जब वो हमारा पार्ट बनेंगे। लेकिन जब आप उनका पार्ट बन जाओगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम उसका पार्ट बन जाएंगे तो निश्चित है हम उसके चक्र में आ जाएंगे। लेकिन जब वो हमारा पार्ट बन जाएंगे तो यह निश्चित है कि वो हमारे चक्र में आएगा और वो एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा। अपनी घर की कला, चूँकि ऐसे लोग अब जिसके जो घर की कला तैयार होती है उनका आर्थिक जीवन बर्बाद होता है, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे कुछ ऐसे ही लोगों, खास लोगों के प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं, इसके सिवाय उनका जीवन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है जो प्रेरणाएँ हैं वो हमेशा हमें लेना चाहिए। अच्छे व्यक्ति को अपना आधार बना करके, प्रेरणा बना करके उसको साथ में लेने, एक सोचने की समझने की जो शक्तियाँ हैं उसको है। और दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। दृढ़ता का मतलब ही यही है कि स्वयं से परिपक्वता के साथ में, मजबूती के साथ में अपने काम को आगे लेके जाना, अपनी चीज़ों को आगे रखना। क्योंकि आज अगर हम लोग यहाँ पर रख पाएँ, हमने भी इस चैनल को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए हम 1 महीने का हमारा समय लग गया। 1 महीने हम लोग 1 मंथ तक लगातार बात करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम मंत्रणा करने के बाद फिर हम लोग आगे लेके आए। तो यही सही कि पूरा दृढ़ता तब है जब आप किसी भी काम को करने जाएं तो आपको कई सारे पहलुओं पे उसके भूत के बारे में सोचना होगा, उसके भविष्य के बारे में आपको विचार करना होगा, उसके वर्तमान के बारे में आपको विचार करना होगा, और आपको ये भी देना होगा इसका आने वाला परिणाम क्या होगा, इसका असर हमारे परिवार में क्या जाएगा, इसका असर हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या जाएगा, इसका असर मेरे बच्चों में क्या जाएगा, इसके असर मेरे समाज में क्या जाएगा, मेरे जिस काम का असर मुझे किस दृष्टि से लोग देखेंगे। इस तरह के अगर हम लोगों के सभी कामों को, मुझे लगता है अगर हम लोग विचार कर पाएंगे तो मुझे लगता है बेहतर जीवन जीने की जो कला है वो धीरे धीरे करके आगे जाएगी। और एक बेहतर, आप पूरे समाज में सबसे सम्मानित व्यक्ति माने जाएंगे, आप पूरे समाज में सबसे स्वाभिमानी व्यक्ति माने जाएंगे, आप पूरे समाज में एक आपको इज्जत दी जाएगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, हर घर आपको इज्जत से देखेगा, इज्जत देगा। मुझे लगता है कि हमारे जो जीवन कौशल का जो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये मुद्दा था, वो यही था। नेतृत्व करने की क्षमता आपके अपने आप आ जाएगी। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे नेतृत्व पे? जी सर, जैसे कि मैं भूल गई थी। ठीक है, तो हाँ, जो नेतृत्व करने की क्षमता, आप अगर इन चीज़ों को, अगर आपको प्यार मिलना लगेगा समाज में, अगर आपको लोग इज्जत देने लगेंगे, अगर आपको सम्मान देने लगेंगे, तो यह निश्चित है कि अगर किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी कार्य योजना तैयार करने के पहले लोग आपसे बात करेंगे जी, निश्चित आपसे पूछेंगे, तो आपकी क्या है, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब आपकी नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, आपका नेतृत्व दूसरों को नई दिशा देगा, आपका और बेहतर, तो एक नई लीडरशिप आपके समुदाय में निकल के आएगी। और एक नई लीडरशिप के साथ में पूरे अपने खुद के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को, आपका अपना परिवार अगर आप इस ढंग से आएंगे, पूरे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर इस दिशा पे साथ लेके आएंगे तो आपके परिवार का सही संचालन,
आपके समाज का सही संचालन, आपके पूरे क्षेत्र का जहाँ पर आप रह रहे हैं या जहाँ जहाँ पर आपका संपर्क है, वहाँ हर जगह आपको आत्मसम्मान विश्वास के साथ में आप एक लीडरशिप के साथ में आएंगे और बेहतर भविष्य के साथ में, बेहतर दिशा में, बेहतर काम के साथ में आपको लोग जानेंगे और समझेंगे। जी सर। जी, जैसे कि हमारे घर से ही हमारी लीडरशिप स्टार्ट हो जाती है। मम्मी अपने सारे बच्चों को गाइड्स करती है, अपने परिवार में गाइड्स करते हैं, पापा जो होते हैं हमारे उनको गाइड्स करते हैं हमारे परिवार में। ऐसे ही हमारी इसमें ले लीजिए कम्युनिटी में ये भी गाइडेंस है। जो लीडरशिप होते हैं वो काफ़ी बहुत फोकस करते हैं कि मैं इन सबको कैसे एकत्रित रखूं, कैसे एक साथ रखूं। संगठित करना इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इन पे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं कैसे कैसे इन चीज़ों को देखूं। तो बिल्कुल सही है सुनीता जी, और मुझे लगता है कि हम सब के लिए ये बेहतर जीवन, बेहतर जो हमारा जीवन जीने का जो कौशल है, ये हमारी आज का जो हमारा ये पाठ था उसको हम और बेहतर अच्छे ढंग से लेके जाएंगे। और साथ ही हमारे पास बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट्स किया है, बहुत सारे अपने सुझाव दिया है, बहुत सारे लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को सराहा है। मैं समय समय पर सही ज्ञान मिलना ज़रूरी है। वाकई चेतन जी और बहुत सारे लोगों ने, लगभग 117 लोगों ने अभी तक का कमेंट्स किया है हमें, इस पूरी चीज़ों को हमें देखा है। सिमरन जी हैं, सविता जी हैं, बहुत सारे, रितु जी हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं हृदय से आपका आभारी हूँ कि आप पूरे कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। सोनी भी बीच में आ रही है, कहीं कहीं नज़र आ रही हैं, लिख रही हैं, वो बहुत अच्छा लिख रही हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। यानी जितने भी लोग हैं सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपका हृदय से आपका बहुत बहुत प्यार जो हमें मिल रहा है। साथ ही आपके जो सवाल हैं, आपका जो हमें सुझाव देना चाहते हैं या आपके इस कार्यक्रम से अगर आपका जुड़ाव है तो आप प्लीज़ हमारा जो ईमेल आईडी है saksham.delvan SAKSHAM saksham.delvan@gmail.com, इसके साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप वहाँ पे जाएं, सक्षम लाइव चैनल है, वहाँ जाएंगे आपको ये मोनोग्राम दिखेगा और आप वहाँ पे ज़रूर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वहाँ की बेल बजाएं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कार्यक्रम का, इस चैनल का हिस्सा बने। हम आपको बेहतर और भी बेहतर तरीके से इसको बताने के, आगे ले जाने की तैयारी करेंगे। आपके सुझाव को हम बार बार देख रहे हैं, हम बार बार समझ रहे हैं, हम कैसे इसको बेहतर करेंगे उसको लेके जाएंगे। जी, जैसे कि मैं एक थोड़ा सा पॉइंट डालना चाहती हूँ कि हमारी जो जिम्मेदारी है हमारी जीवन को लेकर भी है। मनुष्य में जो आजकल बच्चों में चल रहा है कि सुसाइड कर लेते हैं या पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कर लेते हैं, गाड़ी के नीचे आना, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती, फांसी लगा लेते हैं। देखो, जानवर से अच्छा आपको ज़िंदगी मिली है। जानवर तो सिर्फ 2 हाथ है और एक मतलब 2 हाथ पैर है, वो भी कुछ कर नहीं सकता, उससे कमा के खा नहीं सकता, ना बैठ सकता कहीं अपनी मर्जी से, वो भी किसी का जूठा ही जाके खाता है। पर हमारे पास भगवान ने हमें इतना अच्छा वो दिया है कि मतलब हम अपने आप कमा सकते हैं, बना के खा सकते हैं, अपने आप अपनी स्किल को उभार सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर एक जानवर नहीं कर सकता। हमारे पास सारी स्किल होते हुए भी हम ये चीज़ क्यों करें? जरूरी नहीं है कि हम ये चीज करें। हमारे पास एक बार सफलता नहीं प्राप्त हुई तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें क्योंकि उससे अच्छी जीवन मिली है। देखो, इससे जीवन, ये हमारा जीवन चूंकि हो सकता है इससे बेहतर हमारा जीवन हमारा इंतजार कर रहा हो, बेहतर पल हमारा इंतजार कर रहा हो। यहाँ पे मीना ने लिखा है कि सर मैं भी हूँ। बिल्कुल मीरा, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ, आप भी हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। साथ ही जो है सरिता ने भी लिखा होगा, ज़रूर गुस्सा होगी कि मैं नाम नहीं ले पा रहा। सॉरी फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, और सोनी का फिर से आया मेरे पास, राइट, सुनीता जी, संतलाल जी का तो नाम ही नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितने भी हमारे साथी जो लगातार देख रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, मैं सबका हृदय से आभारी हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 123 लोगों ने कमेंट्स किया है और मैं इतने लोगों को एक साथ पढ़ नहीं पा सकता क्योंकि समय बहुत कम है और पूरे समय को हम लोग ध्यान पे रखते हुए हम लोग पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप ज़रूर नोट करें, 9311248880। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 9311124880। ये जो नंबर है
उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, उस नंबर पे आप हमें अपने सुझाव व्हाट्सएप में दे सकते हैं, या ज़रूरी आप अगर आपको लगता है कि हम इस कार्यक्रम के पार्टनर भागीदार बनना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को जोड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आइए, आपका स्वागत है। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस कार्यक्रम को कैसे इस कार्यक्रम के भागीदार बन सकते हैं, तो सुनीता जी, हम सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप इसके कार्यक्रम के पार्ट कई हिस्सों में बन सकते हैं। पहला, आप इसका वॉलंटरी आप सहयोग करके कर सकते हैं। रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन का जो हमारा काम होता है, आप वो उसमें हमारा जो है सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप आर्थिक रूप से आप 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया को जो आर्थिक मदद दे करके भी आप हमारे सहयोग कर सकते हैं। साथ ही जो है हमारे यहाँ का जो साज सज्जा है, कैमरे को अपडेट करना है, लगातार शूट करना है, आप उसमें हमारी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है, मैं जो जैसे आप मेकअप का वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, आप जैसी भूमिका के साथ में इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप ज़रूर बने। आपका नाम, आपका सहयोग, आपका काम इस कार्यक्रम को ही नहीं बल्कि पूरे समाज में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा सबको बेहतर जीवन जीने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करता रहेगा। तो थैंक यू। हम कल फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। सुनीता जी, आपका भी धन्यवाद और कैमरामैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद।